हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 प्राथमिक क्रिया। और प्राथमिक क्रिया में आज की जो कृषि है वो है सामूहिक कृषि। कृषि नंबर है 9, जिसमें हम पढ़ेंगे सामूहिक कृषि के बारे में। सामूहिक कृषि किसे कहते हैं? अब नाम से ही पता चल रहा है, सामूहिक का मतलब एक साथ। मतलब ये कि संपूर्ण समाज जो लोग होते हैं, मतलब पूरे समाज के जो लोग होते हैं, उन समाज के लोगों का सामूहिक श्रम जो होता है, काम करने की जो स्थिति होती है वो एक साथ होती है। इसलिए हम इस कृषि को सामूहिक कृषि का नाम देते हैं। देखिए इस कृषि में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, ठीक है ना, हम जो खेती करते हैं उस खेती के अंदर जो भी उत्पादन होता है और उस उत्पादन में लगे जितने भी साधन होते हैं, उन साधनों के ऊपर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? संपूर्ण समाज का होता है। और उसमें जो श्रम होता है वो भी सामूहिक श्रम होता है। मतलब पूरे के पूरे समाज के जो लोग होते हैं उस कृषि के अंदर, जिसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं, उसमें अपना श्रम लगाते हैं। ठीक है, तो हम इस लाइन को शुरू कहाँ से करेंगे सामूहिक कृषि की? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सामूहिक की कृषि की परिभाषा बताइए, तो आपको एक छोटी सी लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन देनी है और परिभाषा क्या होगी सामने देखेंगे। ठीक है, परिभाषा है इस कृषि में, ठीक है, ये जो कृषि है इस कृषि के अंदर जो भी फसल उत्पादित होती है, ठीक है, उस फसल को उत्पादन में लगने वाले साधन और उन साधनों पर किसका अधिकार? संपूर्ण समाज का और सामूहिक श्रम का। इस आधार पर ही इसी कृषि को करते हैं। तो इसकी लाइन क्या बन गई? इस कृषि में उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों पर, ठीक है। अब साधनों पर किसका अधिकार? मैंने क्या बताया? इस साधनों पर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है संपूर्ण समाज का। ठीक है, साधनों पर स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार। और अधिकार किसका? संपूर्ण समाज का। संपूर्ण समाज का व संपूर्ण समाज का सामूहिक, क्या? सामूहिक श्रम के आधार पर इस कृषि को करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस कृषि में उत्पादन के साधनों पर अधिकार जो होता है वो किसका होता है? संपूर्ण समाज का। एक तो ये लाइन हो गई। और संपूर्ण समाज का सामूहिक श्रम, ठीक है, मतलब जो समाज, संपूर्ण समाज इस कृषि को करने में लगे हैं, वो पूरा संपूर्ण समाज का अधिकार इस कृषि पर होता है। साथ में अब संपूर्ण समाज लगा है तो संपूर्ण समाज का क्या लगेगा? सामूहिक श्रम लगेगा। सामूहिक क्या लगेगा? श्रम भी लगेगा, साथ में सामूहिक श्रम भी लगेगा। तो ये दोनों मिलकर, समाज मिल रहा है साथ में और उनका श्रम मिल रहा है, तब जाके ये कृषि होती है। इसलिए इस कृषि को क्या कहते हैं? इसलिए इस कृषि को सामूहिक कृषि कहते हैं। समझ में आ गया होगा सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सामूहिक कृषि कैसे प्रारंभ हुई और कहां से प्रारंभ हुई, तो सुनिए। यह कृषि प्रारंभ हुई थी पूर्व सोवियत संघ में। पूर्व सोवियत संघ कौन सा? रूस में। रूस के अंदर पहली बार इस कृषि को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह कृषि पूर्व सोवियत संघ में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब क्यों की गई थी उसका भी कारण सुन लीजिए। कृषि की जो दशा थी उस दशा को सुधारना था, उत्पादन में वृद्धि करना था, आत्मनिर्भर की प्राप्ति, किसान जो थे उसे आत्मनिर्भर बनाना था। यह सामूहिक कृषि का उद्देश्य था और इसी कारण से सामूहिक कृषि की गई। ठीक है, लिख देंगे। इस कृषि को
करने का प्रमुख कारण। अब वो कारण क्या, पहला तो मैं पॉइंटों में लिख देता हूं इसे, ठीक है। पहला, कृषि की दशा सुधारने, पहला। दूसरा, अधिक उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। तीसरा, एक तो कृषि की दशा सुधारनी थी, अधिक उत्पादन मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। इसके अलावा कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना, मतलब अपने पैरों पे खड़ा करना इस कृषि का मुख्य उद्देश्य था। लोगों को, कि जो लोग गरीब थे, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ये तीन प्रकार की मुख्यतः तो कृषि की दशा सुधारने के उद्देश्य से सामूहिक कृषि आई थी। अधिक उत्पादन में वृद्धि करना, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं इसको, उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। या लिख दो, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। और एक, कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना। ये तीन उद्देश्य से इस कृषि को लेके आए थे। मैं बताऊं आपको, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किसी और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है सामने देखेंगे, और मोस्ट लगा लो, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है अपना, ये लिखेंगे सामूहिक कृषि को रूस में, या हम कह सकते हैं सोवियत संघ में एक नाम है, वो नाम है कलखोज, कोलखोज, कोलखोज, इस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूं। सामूहिक कृषि का मतलब होता है एक साथ कृषि करना। एक साथ कौन कृषि करता है, संपूर्ण समाज, और संपूर्ण समाज का सामूहिक श्रम मिलकर ये कृषि करते हैं। देखिए, इस कृषि में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व मतलब अधिकार होता है संपूर्ण समाज का, और संपूर्ण समाज का सामूहिक श्रम के आधार पर इस कृषि को करते हैं, ठीक है। समाज के लोग लगे हुए हैं और संपूर्ण समाज का श्रम लगा हुआ है, इस कृषि को सामूहिक कृषि कहते हैं, क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं तो सामूहिक कृषि होगी। यह कृषि सोवियत जो संघ है, पूर्व सोवियत संघ, उसने सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। किस उद्देश्य से लेके आए थे, ये तीन उद्देश्य थे। कृषि का दशा सुधारना है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, और कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये कृषि आई थी। सामूहिक कृषि को रूस में मतलब सोवियत संघ के अंदर कोलखोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इस कृषि की स्थिति क्या है। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है आपको आपकी किताब में मिलेगा तो सही, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो नहीं मिलेगा। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इसके अंदर बताऊंगा, आपकी किताब में थोड़ा कट गया है, क्योंकि नई किताबों के अंदर इस कृषि के बारे में पूर्णतः वर्णन किया नहीं गया। पुरानी किताबों के अंदर पूर्णतः वर्णन था इस सामूहिक कृषि का, लेकिन अब जो नई किताब आई है उसमें सामूहिक कृषि का थोड़ा सा जो वर्णन किया गया है थोड़ा शॉर्ट में किया गया, तो मैं थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास करूंगा, आपके समझ में भी आएगा। नई किताब को मिलाते हुए पुराने टॉपिक को मिक्स करके मैं इसकी सामूहिक कृषि की जो स्थिति है, ठीक है, किस प्रकार से इस कृषि को करते हैं, ये तो विशेषता है भाई, ये कब कैसे हुई और क्यों लाए, ये तो आपके समझ में आ गया। लेकिन करते कैसे हैं, इसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है, उसको मैं समझाऊंगा आपको, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, सामूहिक कृषि के अंदर कृषक क्या करते हैं, अपने जितने भी संसाधन होते हैं, ठीक है, जैसे कि भूमि है, पशुधन है और श्रम है, इन तीनों को मिलाकर, भाई जमीन उसकी, पशुधन भी उसका, और उसका जो श्रम है वो भी उसको, मतलब तीनों को मिलाकर इस कृषि का कार्य करते हैं, ठीक है। ये दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि का एक छोटा सा भाग जो है अपने अधिकार में रखते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। दो लाइन मैंने आपको समझाई, पहली लाइन क्या बताई सुन लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस कृषि में कृषक अपने संसाधन, और संसाधन कौन से, भूमि, पशु और श्रम, ठीक है। इस कृषि में प्रमुख संसाधन, अब वो प्रमुख संसाधन कौन से, कृषि में प्रमुख संसाधन कौन से बताए मैंने, जो कृषक के हैं,
इस कृषि में, ऐसे लिख दीजिए, इस कृषि में कृषक के प्रमुख संसाधन, अब वो संसाधन कौन से, एक तो आपकी भूमि हो गई, एक आपका पशुधन हो गया, वह श्रम, ठीक है, तीन चीज हो गई, तीनों को मिलाकर इस कृषि को करते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए, अब ये लोग क्या करते हैं सुनिए। इस कृषि के अंदर दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, भाई रोज की आवश्यकता भाई जितनी होती है उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रख लेते हैं। ठीक है, ये दैनिक आवश्यकता के अनुसार भूमि का छोटा सा भाग अधिकार में रखते हैं। ठीक है, ये दूसरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी सामूहिक कृषि की। अब तीसरी लाइन सुनिए, सरकार क्या करती है, सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। ठीक है, मतलब भाई हमें एक साल में इतना अनाज पैदा करना है। अब क्या करती है, अब मान लीजिए आपका उत्पादन हो गया तो सरकार क्या करती है, उसे निर्धारित मूल्य पर क्या कर लेती है, खरीद लेती है। सरकार खरीदती है, पर सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगी, साथ में फिर जो भी किसान उत्पादित करेगा माल, अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो सरकार उसे अपने निर्धारित मूल्य पर क्या कर लेगी, खरीद लेगी। उससे किसानों को बेनिफिट है। ठीक है, बेनिफिट ये है कि उसका माल भी खराब नहीं हो रहा और वो आसानी से क्या हो जाता है, बिक भी जाता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या बताई, सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। ठीक है, सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है, वह उत्पादित माल को निर्धारित मूल्य पर खरीदने का काम कौन करता है, सरकार करती है। ठीक है, पहले तो सरकार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है और फिर जो भी किसान उत्पादित करता है उस माल को निर्धारित मूल्य पर क्या कर लेती है, वो खरीद लेती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सुनिए आगे, लक्ष्य से अधिक अगर कोई माल उत्पादित होता है, ठीक है, उत्पादित हो गया, आपने निर्धारित कर लिया भाई एक साल में मेरे को इतना टन गेहूं पैदा करना है, लेकिन क्या होता है कई बार हमने सामूहिक कृषि की, श्रम भी बहुत अच्छा, उत्पादन भी बहुत ज्यादा हो गया, तो लक्ष्य से अधिक अगर माल उत्पादित हो गया तो क्या करते हैं वो लोग, जो सामूहिक कृषि से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो सभी सदस्यों के अंदर उस उत्पादन को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अगर बांटने के बाद में भी अगर बच जाता है तो या फिर उसे बाजार में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो लक्ष्य से अधिक उत्पादित माल को सभी सदस्यों में या तो बांट दिया जाता है या फिर बाजार में बेच दिया जाता है। ठीक है, ये इस कृषि में होता है। ठीक है, लक्ष्य से अधिक माल उत्पादित होता है तो या तो सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है या बाजार में बेच दिया जाता है। अगली बात समझ में, ये काम कहां होता है, सामूहिक कृषि के अंदर। ठीक है, बट इसलिए रहा है क्योंकि सामूहिक लोग हैं, सब लोग एक साथ लगे हैं और बाजार में अगर मान लीजिए आप बांटना नहीं चाहते तो माल को क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। जो बेचा हुआ जो माल है उससे जो आमदनी होती है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनिए, इस कृषि के अंदर उत्पादन व भाड़े पर ली गई जो मशीन होती है उस मशीन का जो खर्च होता है वो कृषक को चुकाना होता है इस कृषि के अंदर। ठीक है, लिख देंगे इसको भी, एक तो उत्पादन व भाड़े। ठीक है, जो भाड़ा होता है किराए की मशीन जिसे हम बोलते हैं, किराए पर ली गई मशीनों का खर्च
कृषकों को देना होता है। ठीक है, इस कृषि के अंतर्गत। और सुनिए आगे, सभी सदस्यों को उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर भुगतान दे देते हैं। अगर कोई कृषक असाधारण कार्य करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसे नगद पुरस्कार, मतलब या तो पैसे देते हैं या फिर पुरस्कार के रूप में कुछ भी उसको दिया जाता है। वो कब? अगर अपनी प्रकृति के आधार पर जो भुगतान होगा, जो भी वो काम करता है उसके आधार पर उसको पैसे मिल गए। लेकिन अगर असाधारण कार्य कर गया, बहुत अच्छा काम किया उसने, भाई किसान ने बहुत गजब का काम कर दिया, तो उसे नगद या पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। सभी सदस्यों को कार्य की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, आगे बात समझ में, उनके कार्य लिख सकते हो या अपने कार्य, उनके कार्य लिख दीजिए। सदस्यों के उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर क्या दिया जाता है? भुगतान, मतलब रकम, पैसा। भाई काम किया तो उनको पैसा भी मिलेगा, भुगतान दिया जाता है। अगर कोई कृषक असाधारण कार्य करता है तो उसे नगद या पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह विशेषता इस सामूहिक कृषि की है। फिर बाद में सोवियत संघ के जब विघटन हुआ था, बाद में इस कृषि में काफी संशोधन किया गया था। यह भी नोट कर देता हूं मैं। सोवियत संगठन या संघ के विघटन के बाद इस कृषि में संशोधन किया गया। आगे बात समझ में, एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। देखिए, सामूहिक कृषि के अंदर जो कृषि होती है, उस कृषि में जो कृषक होते हैं अपने प्रमुख संसाधन जैसे कि भूमि, पशुधन या श्रम को मिलाकर ये कृषि करते हैं। ठीक है, ये दैनिक आवश्यकता के अनुसार भूमि का एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। इस कृषि के अंतर्गत सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। वह जो भी माल उत्पादित होता है उसे निर्धारित मूल्य पर क्या कर लेती है? खरीदने का कार्य सरकार करती है। लक्ष्य से अधिक अगर माल उत्पादित हो जाता है, मतलब ये वार्षिक लक्ष्य है, ठीक है ना, मान लीजिए 100 टन अनाज पैदा करना है, अगर उससे मान लीजिए 105 हो गया तो 5 टन एक्स्ट्रा हो गया। तो लक्ष्य से अधिक अगर माल उत्पादित हो गया तो या तो उसे सभी सदस्यों में क्या कर दो? बांट दो, या फिर बाजार में बेच दो। ठीक है, उत्पादन व भाड़े पर ली गई मशीनों का खर्च कृषकों को ही देना पड़ता है। ठीक है, सभी सदस्यों के उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर भुगतान दिया जाता है, मतलब पैसा दिया जाता है। अगर कोई कृषक अच्छा काम करता है, असाधारण काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो उसे नगद या फिर पुरस्कार दिया जाता है। बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद में इस कृषि के अंदर काफी मात्रा में संशोधन किया गया। और ये कृषि कहां पर प्रारंभ हुई थी? सोवियत संघ, मतलब रूस में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।